please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के हापुड़ में एक स्कूल के अंदर कुछ बच्चों के माता-पिता स्कूल की प्रिंसिपल से बहस करते नजर आए। बच्चों के माता-पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल के कोच ने कुछ छात्राओं को सिखाने के बहाने उनके साथ छेड़छाड़ की। और जब छात्राओं ने अपने घर वालों को ये बात बताई तो कोच की शिकायत करने स्कूल पहुंच गए। उन्होंने जब अंदर खोल के देखा तो वो टीचर वहां खड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, स्कूल के कोच पर यह आरोप भी लगा कि लड़कियों को स्विमिंग सिखाने के बहाने वो अक्सर उनसे छेड़छाड़ करता था और उसकी गंदी हरकतों से परेशान होकर कुछ छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया। छात्राओं के माता-पिता ने जब उनसे स्कूल न जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कोच की हरकतों के बारे में बताया और इसके बाद आरोपी कोच के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कई बच्चों के माता-पिता स्कूल पहुंच गए। आरोपी की शुरुआत में स्कूल प्रशासन ने आरोपी कोच के खिलाफ कार्रवाई पर ढीला रवैया अपनाया, लेकिन बच्चों की माता-पिता का गुस्सा देखकर स्कूल की प्रिंसिपल ने कोच को स्कूल से निकालने का भरोसा दिया। आज ही कोच मेरा टर्मिनेट होगा, वो कोच नहीं होगा। लेकिन गुस्साए लोग इस आश्वासन से भी शांत नहीं हुए और आखिरकार स्कूल प्रशासन ने आरोपी कोच को बर्खास्त कर दिया। पेरेंट्स के बात भी संज्ञान में लाते ही मैंने कोच को डिसमिस कर दिया। बच्चों के माता-पिता ने आरोपी कोच के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और कड़ी कार्रवाई की मांग की। नाबालिग के रेप के दोषी आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई जाने के बाद जेल में उसको कैदी के तौर पर 130 नंबर दिया गया है। अब आसाराम की पहचान कैदी नंबर 130 के तौर पर होगी। सजा सुनाए जाने के बाद जेल में आसाराम की पहली रात परेशानी में गुजरी। आसाराम ने उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद जेल में रात का खाना नहीं खाया। जेल प्रशासन ने उसके लिए बाहर से खाना लाए जाने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले जब तक वो आरोपी था उसका खाना आश्रम से आता था। उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद से ही आसाराम गुस्से में था। जेल में भी उसकी नाराजगी देखी गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में आसाराम के नाम से एक बस स्टॉप बनाया गया था, लेकिन रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद भोपाल के बस स्टैंड से आसाराम का बोर्ड उतार दिया गया। लोगों का कहना है कि एक बलात्कारी के नाम पर वो कुछ भी रहने देना नहीं चाहते हैं। वक्त का पहिया कैसे घूमता है देखिए। यह है आसाराम बापू बस स्टॉप। इस जगह पर तमाम नेता आते थे, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, तमाम नेता आते थे। और इस आश्रम के सामने ये जो आसाराम बापू बस स्टॉप अब जो है उसका बाकायदा आज बोर्ड निकाल दिया गया। और खुद जो महापौर हैं, भोपाल के महापौर आलोक शर्मा, मेयर खुद यहाँ पर देखिए आप ये बोर्ड निकाल रहे हैं। और ये बोर्ड निकाल कर आज जो आसाराम बापू बस स्टॉप जिस तरह से कोर्ट ने, जोधपुर की कोर्ट ने, अदालत ने जो फैसला सुनाया है, वो फैसला आने के बाद यहाँ पर भोपाल में आसाराम बापू बस स्टॉप जो है अब आसाराम बापू बस स्टॉप नहीं रहेगा। ये गांधीनगर एयरपोर्ट के पास ये जगह है और लोग इस जगह को जानते थे आसाराम बापू बस स्टॉप के नाम से। आसाराम बापू बस स्टॉप लेकिन अब भोपाल में नहीं रहेगा। तो जो मेयर जो हटा रहे हैं, हम मेयर से पूछते हैं, सर इसको पूरा हटा दिया? देखिए, संत आसाराम, संत के नाम के ऊपर देश में कलंक था। भोपाल नगर निगम ने निर्णय लिया है, ना तो कोई चौराया होगा, ना कोई बस स्टॉप होगा। ना कोई चौराहा होगा, ना कोई बस स्टॉप। ये है भोपाल में। हमने जो मेयर से बात की और भोपाल में फिलहाल आसाराम बापू जो बस स्टॉप है अब वो खत्म हो गया है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। राजस्थान के जोधपुर में स्पेशल कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा अपनी गाड़ी से जेल के अंदर जाते दिखाई दिए। जोधपुर जेल के अंदर बनाई गई कोर्ट में सुनवाई करते हुए जज ने आसाराम और उनके 2 सहयोगियों को एक नाबालिग के रेप का दोषी करार दिया और आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि इसी मामले में आसाराम के 2 सहयोगियों को अदालत ने बरी कर दिया। नाबालिग के रेप के मामले में कोर्ट ने आसाराम को उम्र भर जेल में रहने की सजा दी। नेचुरल डेथ तक के लिए आसाराम जी को पनिश किया गया है। जब तक उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाए तब तक जेसी में रखा जाएगा। अदालत ने आसाराम को आईपीसी की धारा 376, पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत दोषी पाया। इस मामले में अदालत ने आसाराम के सहयोगी शरद चंद्र और शिल्पी को भी दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा दी, लेकिन अदालत ने 2 और सहयोगियों प्रकाश और शिवा को बरी कर दिया। रियायत नहीं दी गई। इनकी कोशिश की गई थी कि 10 साल से कम सजा हो, लेकिन नहीं मानी गई वो दलील और उम्र कैद की सजा दी गई। अगस्त 2013 में आसाराम पर अपने ही गुरुकुल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के रेप का आरोप लगा था, जिसकी शिकायत दिल्ली के एक थाने में दर्ज की गई थी और पुलिस ने इंदौर के आश्रम से आसाराम को गिरफ्तार कर लिया था। रेप के इस मामले में करीब 5 साल चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया। हालांकि दोषी करार दिए जाने के बाद आसाराम के वकीलों ने सजा में रियायत देने की अपील की। आसाराम के वकील ने अदालत से गुहार लगाई कि सजा देने में आसाराम की उम्र का ख्याल रखा जाए। आसाराम आदतन अपराधी नहीं है, इसलिए उसके साथ आम अपराधियों जैसा सलूक न हो,
इसके अलावा देश भर में आसाराम के करोड़ों भक्त हैं, इसलिए आसाराम की छवि को ध्यान में रखा जाए। दोषी करार दिए जाने के बाद जब सजा पर बहस शुरू हुई तो आसाराम कोर्ट में परेशान नजर आया और उसने वकीलों को आंखों से इशारा कर ये कहने की कोशिश की कि बहस और करो और मजबूती से पक्ष रखो। लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो आसाराम कोर्ट में रो पड़ा। जबकि जेल के बाहर खड़े उनके समर्थक उदास हो गए, लेकिन पीड़ित लड़की के परिवार ने आसाराम को मिली सजा पर खुशी जताई और इंसाफ मिलने पर राहत की सांस ली। न्याय कोर्ट ने दिया। पीड़ित लड़की का परिवार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आसाराम का भक्त रहा था और उनकी बेटी छिंदवाड़ा में आसाराम के गुरुकुल में पढ़ती थी, जिसके इलाज के लिए उसका परिवार जोधपुर में आसाराम के पास गया था और उसी दौरान आसाराम ने लड़की का रेप किया। इतना ही नहीं, केस दर्ज होने के बाद आसाराम पर पीड़ित के परिवार को धमकाने का भी आरोप लगा। उधर आसाराम के प्रवक्ता ने इस मामले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही। हम न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा करते हैं और इसके ऊपर भी तो कोर्ट है, हम आगे जाएंगे ना। इस मामले के अलावा आसाराम पर रेप का एक और मामला गुजरात में दर्ज है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तेज सुनवाई हो रही है। दिल्ली के इंडिया गेट में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। ये प्रदर्शन एक नाबालिग लड़की के रेप की घटना पर किया गया और आरोप है कि नाबालिग को दिल्ली से अगवा कर गाजियाबाद के एक मदरसे में उसका रेप हुआ। लिहाजा मदरसे की मौलवी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन की अगुवाई बीजेपी सांसद महेश गिरी ने की, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित लड़की का परिवार भी शामिल था। मदरसे में जिन लोगों ने बच्ची के साथ रेप किया है उसे फांसी की सजा दी जाए। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेता महेश गिरी ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। ये केस सीबीआई को जाना चाहिए, मदरसा सील होना चाहिए। नाबालिग के रेप की घटना सामने आने के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी पीड़ित लड़की के घर गए। लिहाजा उन्होंने मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच को सभी पहलुओं पर गौर करने की हिदायत दी। भी कई ऐसे पक्ष हैं जो परिवार के लोग बता रहे हैं, जिस पर के क्राइम ब्रांच को एक केस गया है, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवार मदरसे के मौलवी समेत बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग पर अड़ा रहा। जिन्होंने ऐसी गंदी हरकत की है उनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर पीड़ित लड़की कुछ सामान लेने के लिए घर से निकली थी। लखनऊ में आसाराम के आश्रम में काम करने वाले कुछ लोग आश्रम का गेट बंद करते नजर आए। आसाराम को मिली उम्र कैद की सजा के बाद उसके आश्रम में सन्नाटा पसर गया, जिसके बाद वहां मौजूद सेवादारों ने आश्रम के गेट पर ताला जड़ दिया और किसी को आश्रम में जाने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान आसाराम के समर्थकों ने कोर्ट के फैसले को गलत बताया। जो हुआ गलत हुआ, ऐसे हमारे गुरुजी नहीं। वहीं भोपाल के आश्रम में समर्थक आसाराम की फोटो के सामने दिए जलाते दिखाई दिए। वहां भी पूरे आश्रम में सन्नाटा छाया रहा। हालांकि कुछ अनुयायी आसाराम की तस्वीर के आगे हाथ जोड़े दिखाई दिए, तो कुछ समर्थक आश्रम के फर्श पर शांत बैठे दिखे। लेकिन इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी उनकी गतिविधियों पर पूरी नजर रख रहे थे। बापूजी के हैं, बापूजी के ही रहेंगे। जो बापूजी ने दिया है गुरु रूप में, वो दुनिया क्या जानती है सर। उसके लिए कोई नहीं जान सकता उसको, जिसको अपरंपार है वो। लुधियाना के आश्रम में कुछ समर्थक जमा तो हुए, लेकिन वो शांति से सत्संग करते रहे। यहाँ भी भक्तों ने आसाराम के निर्दोष होने का दावा किया। हमें ये बताया कि बापूजी निर्दोष हैं और उनके ऊपर कोई भी दोष नहीं हो, एकदम पवित्र है। आसाराम के अनुयायी ऊपरी अदालत से राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के रोहतक में आसाराम के आश्रम के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और लोगों को आश्रम के अंदर जाने से रोका गया, जिसकी वजह से वहां भी सन्नाटा ही दिखा, क्योंकि रोहतक पुलिस आसाराम के आश्रम के गेट पर ही डेरा डाले बैठी रही। लेकिन इस दौरान आश्रम के अंदर रहने वाले कुछ सेवादार आसाराम की तस्वीर के सामने बैठकर भजन गाते दिखाई दिए। अंदर सत्संग चल रहा है। रोहतक जैसा ही माहौल राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी दिखा। आसाराम के खिलाफ फैसला आने के बाद समर्थक उसकी फोटो के आगे बैठ गए और पूरे आश्रम में सन्नाटा पसर गया। ये फैसला न्यायालय का जी हमारा नहीं है। हमने जो निजी अनुभव हमारा है, ये फैसला देर सवेर गलत सिद्ध होगा। समर्थकों ने यह भी दावा किया कि आसाराम ने कुछ भी गलत नहीं किया और उन्हें फंसाया जा रहा है। तो पुष्कर में भी आसाराम को आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद आश्रम का माहौल गमगीन हो गया, जिसके बाद आश्रम के सेवादारों ने गेट पर ताले लगा दिए। इस आश्रम पर सन्नाटा पसर गया है। यहाँ जो उनके समर्थक थे प्रार्थना करते नजर आए थे, लेकिन अब यहाँ का माहौल कुछ अलग हो चुका है। यहाँ ताले जड़ दिए गए हैं। वहीं यूपी के शाहजहांपुर के रुद्रपुर गांव में बने आसाराम के आश्रम की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये वही आश्रम है जिसे पीड़ित के पिता ने बनवाया था, लेकिन जब आसाराम ने नाबालिग का यौन शोषण किया तो आश्रम को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवारों से चर्चा करेंगे।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी उम्मीदवारों से चुनाव के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने 1988 की रोड रेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल कर घटना के समय पीड़ित की मौत हार्ट अटैक से होने का दावा किया। पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बोफोर्स मामले में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें जांच से जुड़ी तमाम संस्थाओं के बीच तालमेल की कमी होने और सबूत न जुटाए जाने पर चिंता जताई गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनता की शिकायतें सुनने के लिए अमरोहा दौरे पर जाएंगे और वहीं रात बिताएंगे। केरल में जनरक्षा यात्रा के समापन समारोह के समय पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए दावा किया कि देश में एक डर का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से पहले अरुणाचल से कांग्रेस सांसद निनोंग इरिंग ने चिट्ठी लिखकर पीएम से स्टेपल वीजा समेत दूसरे मुद्दों को चीन के सामने मजबूती से उठाने की अपील की। यूपी के इलाहाबाद में कुछ साधु संत हाथों में थाली लेकर संगम तट पर गंगा की आरती करते नजर आए। ये पूजा एक दलित साधु को महामंडलेश्वर की पदवी देने से पहले की गई, जिसके बाद मंत्रोच्चार के बाद वहां के मौजगिरी आश्रम में दलित साधु का पट्टाभिषेक किया गया और दूसरी रस्में अदा की गई। संन्यास की दीक्षा लेने के बाद दलित साधु कन्हैया कुमार कश्यप का नाम बदलकर स्वामी कन्हैया प्रभुनंद गिरी कर दिया गया। जूना अखाड़े ने एक बड़ी पहल की है। एक दलित संत को धर्माचार्य के बड़े पद पर आसीन करने की पहल की गई है। स्वामी कन्हैया प्रभुनंद गिरी ने जूना अखाड़े की तारीफ करते हुए इस कदम को समूचे दलित समाज के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। तिरस्कारित समाज को संत समाज ने आज इतनी बड़ा पद दिया है। मैं संत समाज जूना अखाड़े का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कन्हैया कुमार के दीक्षा समारोह के दौरान 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहे, जिनके जरिए समाज को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सनातन धर्म में हर इंसान को बराबरी का दर्जा हासिल है, लेकिन सियासी फायदे के लिए समाज को जातियों के आधार पर बांटा जाता है। जिसकी निंदा करते हुए साधु संतों ने एक दलित को महामंडलेश्वर बनाए जाने के फैसले को हिंदू समाज के लिए ऐतिहासिक करार दिया। पहले अखाड़ों ने एक निर्णय लिया और 13 अखाड़ों ने मता डाला कि संत समाज किसी भी जात पात को कोई भी स्थान नहीं देता। हालांकि स्वामी कन्हैया प्रभुनंद गिरी को औपचारिक तौर पर कोई पदवी नहीं दी गई, लेकिन बताया गया कि जल्द ही उन्हें महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। हम तो ये कहेंगे जो भी अखाड़ा डिसाइड करे, जिस पद पे हम यजमान करेगा उस पर हम उस पद की गरिमा रखेंगे। यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले स्वामी कन्हैया प्रभुनंद गिरी संस्कृत से एमए कर चुके हैं और ज्योतिष के भी अच्छे जानकार हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बेतुकी सलाह दी है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को अस्पताल में जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। सीएम बिप्लब देव ने इससे पहले भी महाभारत के समय इंटरनेट होने का बयान दिया था, जिस पर विरोधियों ने चुटकी ली। ये ममता दीदी को मंदिर में जाना चाहिए और उनको दिमाग दिखाना चाहिए हॉस्पिटल में। ये ममता दीदी को मंदिर में जाना चाहिए और उनको दिमाग दिखाना चाहिए हॉस्पिटल में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक गैंग का पर्दाफाश का दावा किया, जिस पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हजारों लोगों को ठगने का आरोप है। आरोप है कि इस ऑनलाइन गैंग के सदस्यों ने करीब 2500 लोगों से 100 करोड़ रुपए ठग लिए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा bits2btc.com नाम की एक वेबसाइट बनाकर लोगों को फंसाया। इसके बाद बिटकॉइन की कीमत वाली करेंसी बताकर आरोपियों ने एमकैप और HBX के नाम से फर्जी करेंसी लोगों को बेची। आरोप है कि निवेशकों को करेंसी खरीदने के एवज में 18 महीने बाद हर महीने 12% का फायदा दिलाने की गारंटी भी दी जाती थी। पुलिस का दावा है कि यह गैंग gainbitcoin.com नाम की एक और वेबसाइट भी चलाता था, जिसके जरिए ये निवेशकों को ऐसी क्रिप्टो करेंसी बेचते थे जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं था। पुलिस को इस गैंग के तार कई राज्यों से जुड़े मिले, जिनमें राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि निवेशकों को फंसाने के लिए गिरोह के सदस्य उनसे 5 स्टार होटल में ही मिला करते थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज 2 दिन के कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे, जहां 27 अप्रैल को राहुल गांधी मंगलोर में कर्नाटक विधानसभा का घोषणा पत्र जारी करेंगे। लेकिन कर्नाटक रवाना होने से पहले राहुल ने ट्वीट कर बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि येदियुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स ने सरकार में रहते हुए कर्नाटक को खूब लूटा। हमारी सरकार कर्नाटक के लोगों को न्याय दिलाया। अब पीएम मोदी उनमें 8 लोगों को जेल से विधानसभा में लाना चाहते हैं। ये कर्नाटक के हर ईमानदार नागरिक और बासवन्ना की आत्मा का अपमान है।
दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आए। इन नेताओं में उत्तर प्रदेश के नेता इमरान मसूद भी शामिल थे, जिन्होंने राहुल गांधी से मिलकर समाजवादी पार्टी के रवैये की शिकायत की और राज्य में पार्टी का कद बनाए रखने पर जोर दिया। इमरान मसूद समेत उत्तर प्रदेश के कई नेता राज्य में होने वाले उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करने के पक्ष में हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कैराना की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोक रही। कैराना से विपक्ष का साझा उम्मीदवार खड़ा करने की रणनीति है, लेकिन उम्मीदवार किस पार्टी का होगा ये अभी तय नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के दावे पर इमरान मसूद जैसे नेता नाराज दिखे। एकदम प्रचारित कर रहे हैं कि केवल वही चुनाव लड़ेंगे और सेक्युलरिज्म का झंडा केवल उन्हीं के पास बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद हुए लोकसभा के 2 उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया। लेकिन कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने में जुटी है। इसीलिए कांग्रेस की तैयारी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में विपक्ष को एकजुट रखने की है। कांग्रेस के कुछ नेताओं की दलील है कि कैराना के लोकसभा चुनाव में 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लिहाजा इस सीट पर कांग्रेस का हक बनता है। इमरान मसूद कैराना सीट के लिए गठबंधन को दांव पर लगाने को तैयार दिखे। गठबंधन करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारी पूरी की पूरी पार्टी को कुर्बान करा दें। कैराना सीट को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अगर तनातनी बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विरोधी दलों के गठजोड़ की योजना कमजोर पड़ सकती है। यूपी के संभल में चेहरा ढकी 2 लड़कियां पुलिस थाने के अंदर बैठी नजर आई। इनमें एक लड़की ने आरोप लगाया कि 5 साल पहले उनके पिता ने पैसों की खातिर उसे और उसकी 2 बहनों को राजस्थान के एक आदमी को बेच दिया था, लेकिन 5 साल बाद वो किसी तरह उस आदमी के चंगुल से छूटकर लौट आई, जबकि उसकी 2 बहनें अब भी वहाँ फंसी हैं। लड़की ने ये गंभीर आरोप भी लगाया कि उसके पिता ने तीनों बहनों का सौदा 9 लाख रुपए में किया और उन्हें जानवरों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक राजस्थान के जिस आदमी ने उसे खरीदा था वो आए दिन उससे मारपीट करता था और उसकी आज़ादी की एवज में उससे उन पैसों की मांग करता था जो लड़की के पिता ने उस आदमी से लिए थे। मैं अपनी बहनों को निकालना चाहती हूँ और उनको जेल में बंद कराना चाहती हूँ, दोनों को, अपने माँ बाप। लड़की ने अपने माता पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जिला पंचायत के कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठे थे। वहां विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर विवादित बयान दे दिया, लेकिन खबर सामने आते ही विधायक के बयान पर हंगामा शुरू हो गया। पंचायती राज दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह ने पश्चिम बंगाल का मसला उठाया और बंगाल सरकार पर आतंकवादियों को शह देने का आरोप लगाने के साथ सुरेंद्र सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना रामायण के एक पात्र से कर दी। उस सुपर्णखा का भी अंत करने वाला लक्ष्मण पैदा हो चुका है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी उस सुपर्णखा का भी नाक काटेगी और भारत में जो है विजय का झंडा लहराएगी। बीजेपी के विधायक यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को रावण जैसा बता दिया। कांग्रेसी लोग ही समय रावण की भूमिका में, बताइए, सांसद को नहीं चलने दे रहे हैं। राम मंदिर के लिए स्पेशल विशेष व्यवस्था होने जा रही थी, राम का मंदिर जो बनने नहीं देगा वही ना रावण है। इससे पहले भी सुरेंद्र सिंह उन्नाव रेप केस में विवादित बयान देकर चर्चा में आए थे, जब उन्होंने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का बचाव करते हुए पीड़ित लड़की को 3 बच्चों की मां बता दिया था।